जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। जन मन की बात में आज चर्चा करेंगे इस बात पर कि क्या मोदी के राज में ही विपक्षी नेताओं के यहाँ सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। हाल में तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों पर ईडी की छापामारी के बाद और ये दावा किए जाने के बाद कि 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति उनके यहाँ से बरामद हुई है, ये चर्चा तेज हो गई है। और तेजस्वी भी बार बार इस बात को अपने ट्वीट के माध्यम से और राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्विटर हैंडल से कह रहा है कि आखिर ईडी यह खुलासा क्यों नहीं करता कि इन नेताओं के यहाँ से क्या जब्त हुआ है, पंचनामे की कॉपी क्यों नहीं सार्वजनिक करता और क्यों पर्दे के पीछे से यह बात फैलाई जा रही है कि इतने करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बरामद हुई है। पहले भी दावा किया गया था तेजस्वी यादव के नाम पर गुड़गांव में एक मॉल का, जो बाद में पता चला कि उनका था ही नहीं। तो इन सब चर्चाओं के बीच आज मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी पड़ताल की कि क्या ये सचमुच सिर्फ बीजेपी के राज में, सिर्फ मोदी के राज में हो रहा है या फिर ये पहले से ऐसा होता आया है। क्या मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में कितने विपक्षी नेताओं के यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी और अभी कितनी पड़ी, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जन मन की बात। एक चिट्ठी आजकल बहुत चर्चा में है। ये चिट्ठी देश के कुछ प्रमुख विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है और इस चिट्ठी में विपक्षी नेताओं ने बीजेपी के विरोधी नेताओं के यहाँ जांच एजेंसियों की दबिश पर, छापामारी पर, रेड पर चिंता जाहिर की है। यह पत्र इसी महीने की 5 तारीख को यानी 5 मार्च को लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि भारत जैसे ऐतिहासिक लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर एक के बाद एक हमला बोला जा रहा है, उससे लोग यह महसूस कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र नहीं बल्कि राजशाही, तानाशाही में जी रहे हैं। इस चिट्ठी को लिखने वालों के नाम हैं, आप इन पर गौर करिए। ये चिट्ठी लिखी है फारूक अब्दुल्ला ने, शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने, अखिलेश यादव ने, के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तेजस्वी यादव ने। वही तेजस्वी यादव जिनके यहाँ अभी ईडी की कार्रवाई चली थी 10 मार्च को। तो बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव और उनका परिवार यानी लालू यादव का कुनबा इन दिनों ईडी के रडार पर है, क्योंकि पिछले 10 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद की बेटियों और करीबी सहयोगियों के परिसरों पर, प्रीमाइसेस पर 10 मार्च को छापेमारी की थी और 11 मार्च को ईडी ने बताया था, एक अपने उसके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं कि छापेमारी में 1 करोड़ रुपए नकद, 1900 यूएस डॉलर्स, करीब 540 ग्राम गोल्ड, सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जाती है और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। हालांकि ईडी ने ये नहीं बताया कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो किन किन के यहाँ से कितनी मात्रा में बरामद हुई है। इसी बात को लेकर तेजस्वी और उनकी पार्टी विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी को सीजर लिस्ट जारी करनी चाहिए ताकि ये पता चल पाए कि कुल कितनी संपत्ति बरामद हुई और किसके यहाँ से बरामद हुई। इधर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आज अखबारों में छपा है। नीतीश कह रहे हैं कि हम दोनों जब साथ होते हैं तभी ऐसी छापेमारी होती है। हम दोनों यानी लालू और नीतीश कुमार यह भी सवाल उठा रहे हैं कि 2017 में भी छापेमारी हुई थी, जब ये दोनों साथ में थे, तो उसमें क्या हुआ, क्या निकला और उस समय क्यों नहीं बताया गया कि उस छापेमारी में क्या फलाफल, क्या आउटकम था और 5 साल के बाद ये छापेमारी फिर से क्यों हो रही है। तो खैर, ये तो थी लालू प्रसाद और के कुनबे
के भ्रष्टाचार के आरोपों की बात और नीतीश कुमार की बात। लौटते हैं वापस चिट्ठी की तरफ। इस चिट्ठी पर बीजेपी के नेता सुशील मोदी, जो बिहार के बड़े नेता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कहना है कि जिन 9 लोगों ने पत्र पर हस्ताक्षर किया है, यानी फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल आदि, इनमें से सारे के सारे विभिन्न अलग अलग घोटालों में आरोपी हैं और इन पर सीबीआई की जांच चल रही है। उनका कहना है कि जो लोग गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वही लोग चिट्ठी भी लिख रहे हैं। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है कि हम बीजेपी की तानाशाही में जी रहे हैं। वर्ष 2014 में आपकी सरकार बनने के बाद, ऐसा चिट्ठी में लिखा गया है मोदी को, कि वर्ष 2014 में आपकी सरकार बनने के बाद जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, वह हमें सोचने को मजबूर कर रहा है। लेकिन सुशील मोदी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट देखेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में तो अमित शाह ने साफ कर दिया है कि नीतीश अब एनडीए में शामिल नहीं हो सकते। तो इधर देश भर में ये बातें हो रही हैं कि ईडी और सीबीआई के छापे, ईडी और सीबीआई की रेड सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स पर, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़ रही है और पत्रकार भी ये सवाल उठा रहे हैं। देश भर के वे पत्रकार जो आजकल यूट्यूब चैनल पर सक्रिय हैं, वे भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जांच एजेंसियां केवल विरोधी दलों के नेताओं के यहाँ छापे क्यों मार रही हैं, और जो नेता बीजेपी के पाले में चले जाते हैं या बीजेपी का समर्थन करने लगते हैं, फिर उनके बाद उन पर अगर कार्रवाई हुई भी होती है तो वो बंद कर दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। तो जिन 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, उसमें कांग्रेस के पूर्व नेता और फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और महाराष्ट्र के प्रमुख नेता नारायण राणे का जिक्र भी किया गया है, जो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सच है कि 2014 के बाद विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई है, चाहे लालू हो, अभिषेक बनर्जी हो, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, आजम खान या संजय राउत। ऐसे ही अनेक मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई ने, उनके एक्शंस ने, उनके रेड्स ने यह आशंका पैदा कर दी है कि वे केंद्र सरकार के ही इशारे पर काम कर रही है। कई मामलों में तो बिल्कुल ऐन चुनाव के समय ही विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हुई है, और इससे इस बात की आशंका होती है कि यह कार्रवाई सिर्फ अपने विरोधियों को या विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए की जाती है, या उन्हें रास्ते से हटाने के लिए की जाती है, या फिर वैसे उनके सारे आर्थिक स्रोतों को बंद करने के लिए की जाती है, ताकि वे चुनाव में बिल्कुल अपंग हो जाएं और उनका चुनावी जो अभियान है, जो चुनावी उनका जो कैंपेन है, वो बिल्कुल शिथिल पड़ जाए। अंग्रेजी के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले सितंबर महीने में, यानी सितंबर 2022 में एक पड़ताल की थी, एक इन्वेस्टिगेशन किया था, और इस इन्वेस्टिगेशन में पता ये चला कि पिछले 18 सालों में बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधनों के सत्ता में रहते हुए सीबीआई ने करीब 200 विपक्षी नेताओं पर मामले दर्ज किए। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि यूपीए के दौर में सीबीआई के घेरे में आए नेताओं में जहां लगभग 60% विपक्षी नेता थे, वहीं एनडीए के दौर में यानी मोदी राज में यह आंकड़ा बढ़कर 95% हो गया। पता चला कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के 10 वर्षों यानी 2004 से 2014 के दौरान कम से कम 72 नेता 72 नेता सीबीआई जांच के दायरे में आए
और उनमें से 43 यानी 43 नेता विपक्ष के थे, यानी 60% विपक्षी नेता सीबीआई के घेरे में आए। उधर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए यानी मोदी सरकार के 8 साल के शासन में कम से कम 124 प्रमुख नेताओं को सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ा है और इनमें से 118 विपक्ष से हैं, यानी 95% विपक्षी नेता सीबीआई जांच के दायरे में हैं। जो 124 नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है उनमें यूपीए के दौर में हुए कई घोटालों के साथ 2G स्पेक्ट्रम मामले से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों और कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में सीबीआई ने 2004 से 2014 तक जिन 72 प्रमुख नेताओं की जांच की है उनमें से 29 कांग्रेस या उसके सहयोगियों जैसे डीएमके आदि से थे। यूपीए के शासन के दौरान सीबीआई द्वारा जांच के तहत 43 विपक्षी नेताओं जिन पर सीबीआई की जांच की गई या कार्रवाई की गई, उसमें सबसे ज्यादा नेता बीजेपी के थे जो कि 12 थे, यानी 43 में से 12 बीजेपी के नेता ऐसे थे जिनके यहाँ या तो छापेमारी की गई या उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, जो गुजरात के तत्कालीन मंत्री थे और जिन्हें जांच एजेंसी सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख की कथित मुठभेड़ में हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। जांच के दायरे में एनडीए के अन्य प्रमुख नेताओं में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, बेल्लारी के खनन माफिया बंधु बेल्लारी बंधु के नाम से जिन्हें जाना जाता है जनार्दन रेड्डी और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज भी रहे। इसके साथ ही सीबीआई ने प्रमोद महाजन की मौत के बाद भी उनके खिलाफ अपनी जांच जारी रखी थी, जब उन्होंने 2012 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन जांच से संबंधित चार्जशीट में उनका नाम लिया था प्रमोद महाजन का। एनडीए 2 मतलब मोदी के दूसरे शासनकाल के दौरान सीबीआई जांच के आंकड़ों का झुकाव गैर एनडीए दलों के विरोधी दलों की ओर अधिक है, यानी एनडीए के विपक्षी नेताओं की तरफ है, जिसमें सबसे ज्यादा टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेडी के नेता सीबीआई के निशाने पर हैं। भाजपा के सिर्फ 6 नेता ऐसे हैं जो अभी फिलहाल सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। आज भले ही यह कहा जा रहा हो कि जो विपक्षी नेता बीजेपी में आ जाते हैं उन पर जांच बंद कर दी जाती है, तो एक नजर मनमोहन सिंह सरकार पर भी डाल लेते हैं। साल 2013 में डीएमके के द्रविड़ मुनेत्र कड़जम के यूपीए छोड़ने के बाद सीबीआई ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के घर लग्जरी कारों के आयात से जुड़े, लग्जरी कारों के इंपोर्ट से जुड़े एक मामले में छापा मारा। सीबीआई को इस मामले की जानकारी 1 महीने पहले ही मिल गई थी, ऐसा बताया गया था, लेकिन छापा उनके यूपीए छोड़ने के बाद मारा गया। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में देखने को मिला था। 2007 में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ एक प्रारंभिक जांच यानी पीई शुरू की गई, लेकिन 2013 में जब अमेरिका के परमाणु समझौते से वामपंथियों के हटने के बाद सपा ने यूपीए को जिंदा रहने में मदद की थी, तो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 2013 में बंद कर दिया गया था। एनडीए के दौर में भी अगस्त 2022 में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब सीबीआई ने आरजेडी के नेताओं से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी और इसमें एक मामला कथित रूप से बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी जुड़ा था। और ये छापेमारी ठीक उसी दिन हो रही थी जिस दिन नई बनी जेडीयू और आरजेडी की सरकार, जो जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू आरजेडी सरकार विधानसभा में जब कॉन्फिडेंस मोशन ला रही थी, विश्वास मत का सामना कर रही थी, उसी दिन ईडी की छापेमारी तेजस्वी यादव के परिसरों पर पड़ रही थी। तो विपक्षी दलों पर कार्रवाई के मामले में यूपीए और एनडीए, मनमोहन और मोदी बहुत पीछे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मुद्दा है भ्रष्टाचार का और इस मामले में कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। आखिर यह कार्रवाई जिनके यहाँ हो रही है और उनके यहाँ जो नामी बेनामी संपत्ति मिल रही है वह कहाँ से आ रही है,
ये एक बड़ा सवाल है। लालू के परिवार की ही बात करते हैं तो ईडी ने अभी दावा किया है कि 600 करोड़ रुपए सिर्फ जमीन के बदले नौकरी के मामले में दिए गए। उसके पहले चारा घोटाला के मामला में लालू को कई मामलों में सजा हो चुकी है, कुछ मामले अभी चल रहे हैं। बिहार की राजनीति को जानने वाले या पटना में रहने वाले, रांची में रहने वाले लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब चारा घोटाला चल रहा था तो मैं रांची के जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में आधा दर्जन से ज़्यादा पशुपालन विभाग के अधिकारी रहते थे और दिवाली में जब वो पटाखे फोड़ते थे तो पूरा मोहल्ला अपने पटाखे रख देता था और सिर्फ उनके आतिशबाजी को देखता था, क्योंकि वो इतनी घनघोर आतिशबाजी होती थी। एक एक चटाई बम जो थे वो 10-10 मिनट तक फूटते थे और जब आसमान में उनकी आतिशबाजी चलती थी तो वो नज़ारा कई कई घंटों तक चलता था। जब छापा पड़ा चारा घोटाले मामले में तो लूट की पूरी कहानी सामने आ गई और लालू यादव का करियर इस छापे ने, इस चारा घोटाला के मामले ने बर्बाद कर दिया। तो अब लालू किस बैकग्राउंड से आते हैं ये सबको पता है। वो अपने चपरासी भाई के जिस क्वार्टर में रहते थे उस क्वार्टर की तस्वीरें सबने देखी हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के समय। राबड़ी देवी का परिवार भी जिस बैकग्राउंड से आता है वो भी लोगों को पता है। तो आखिरकार इन 20-25 सालों में इन्होंने कौन सा ऐसा उद्योग लगा दिया, कौन सी ऐसा बिजनेस कर लिया जो इनके पास इतनी संपत्ति आ जाती है, ये भी एक देखने वाली बात है। उसी तरह झारखंड में शिबू सोरेन का परिवार है, उनके यहाँ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है। साहेबगंज में 1000 करोड़ से ज़्यादा का अवैध खनन का मामला चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोग उस मामले में आरोपी हैं या उन पर जांच चल रही है। खुद मुख्यमंत्री से भी उस मामले पर पूछताछ हो चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई साधारण सा परिवार सत्ता में आता है और फिर कुछ सालों में उसकी संपत्ति 10-20 गुना नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाती है। नेता और उनके बेटे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मामूली पढ़े लिखे होते हैं, वो कई कई कंपनियों में डायरेक्टर और सीएमडी बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। उसी तरह जैसे तेजस्वी, उनकी माँ राबड़ी देवी और उनकी बहनें कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और उनके भाई भी कई कंपनियों के मालिक हैं और उसमें डायरेक्टर हैं। तो आखिर ये संपत्ति अचानक कहाँ से आती है? जब देश का एक आम आदमी छोटा मोटा व्यवसाय करता है, नौकरी करता है और पूरी जिंदगी वैसे ही उसकी बीत जाती है तो क्यों नहीं उसकी संपत्ति बढ़ती है? 10-20 गुना, 2-4 गुना भी बढ़ जाए तो एक बड़ी बात होती है। लेकिन आखिर ये नेता लोग क्या कर लेते हैं कि सत्ता में आने के बाद इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति आ जाती है? तो ऐसे में राजनीतिक प्रतिशोध से ही सही, जनता से लूटा गया माल, पब्लिक मनी की चोरी डकैती और भ्रष्टाचार से बनाई गई संपत्ति अगर वापस आ रही है और ऐसे लोगों को सजा मिल रही है तो इसमें गलत क्या है? ये बात सिर्फ लालू यादव के परिवार या शिबू सोरेन के परिवार या क्षेत्रीय दलों के परिवारों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि ये हर उस दल पर लागू होती है। बीजेपी के नेताओं पर भी लागू होती है, कांग्रेस के नेताओं पर भी लागू होती है कि जनता हर 5 साल में सरकार बदल दे, हर बार एक नई सरकार आए और अपने विरोधियों के भ्रष्टाचार पर ऐसे ही कार्रवाई करती रहे तो जनता खुश होगी और जनता का पैसा लूटने वाले भी थोड़ा सचेत होंगे कि 5 साल के बाद अगर उनकी सत्ता चली गई तो फिर उनका क्या होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।